हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीपीसीएल, पीजीसीआईएल, अदर टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और जो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पता हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें टोटल आपको क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि लेमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू रेड्यूस। विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। जो कोर का उपयोग किया जाता है, लेमिनेटेड कोर जो होते हैं हाई सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, उसमें लेमिनेट करने का क्या मतलब है, किसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ईडी करंट लॉस बराबर सूत्र होता है प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर टी जो है ये आपकी मोटाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का बताना है कि फार्मूला क्या होगा प्रतिशत वोल्टता नियमन के लिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये आपका इसरो इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैकेनिक्स में पूछा गया 2016 में। इसमें से कौन सा होगा आपका? तो देखिए, VNL नो लोड वोल्टेज और FL में VFL फुल लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नो लोड वोल्टेज अब फुल लोड वोल्टेज अपान में फुल लोड, ठीक है। तो यहाँ पर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, द मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। तो ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए कोल्डेड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। लेकिन आप अधिकतर देखेंगे तो आपको हाई सिलिकॉन स्टील ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। हाई सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है और इसमें सिलिकॉन की मात्रा 2 से 3% होगा, ठीक है। जो लेमिनेटेड होते हैं 0.02 से लेकर के 0.03 mm तक होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें लेमिनेटेड बनाने के लिए हिस्टेरेसिस और लॉसेस न्यूनतम करने के लिए होता है, ठीक है। और सिलिकॉन 2 से 3% की मात्रा मिलाया जाता है। अगर सिलिकॉन की मात्रा बढ़ा देने पर इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर और इसकी जो कोर की जो मोटाई होती है यह 0.02 mm से लेकर के 0.03 mm तक होता है, ठीक है। और जनरली किसी किताब में आपको 0.28 mm से लेकर के 0.3 mm भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है, सिलिका जेल ब्रीदर आर फिटेड विथ ग्लास सो दैट द कलर ऑफ क्रिस्टल इज विजिबल व्हेन क्रिस्टल एब्जॉर्ब इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू। जो आप सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है ब्रीदर में, सिलिका जेल का ब्रीदर में उपयोग किया जाता है। तो जब सिलिका जेल शुद्ध होता है तो उसका रंग होता है नीला, ठीक है। तो वह जब नमी को सोख लेता है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि
क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे, और क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उस रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित में हो जाएगा। किस रंग का हो जाता है जब नमी को अवशोषित कर लेता है? तो पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। और फिर इसको 150 से करीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो पुनः इसका जो नमी अवशोषित किया रहता है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और फिर अपने पुराने रंग में, ब्लू रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a current transformer when the current is following in the primary circuit then the secondary circuit is करंट ट्रांसफार्मर के सीटी और पीटी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ, तो सेकेंडरी परिपथ जो होता है विद्युत खुला नहीं रह जाता है। ठीक है, जब विद्युत सर्किट मतलब ओपन रहेगा, खुला रखा रहेगा, तो उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, तो नो टू बी केप्ट ओपन। ठीक है, नेक्स्ट, द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज used to reduce the high voltage to safe value for the operation a voltmeter the primary has। इसका मतलब है कि वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर पीटी, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको जोड़ा जाता है पैरेलल क्रम में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, उपयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है, प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है, तो प्राइमरी में जो फेरों की संख्या होती है वो आपका सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है, सेकेंडरी से फेरों की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। तो जब सेकेंडरी में फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या यानी टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो उस चालक तार की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, और चालक तार की लंबाई बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रेड्यूस। ट्रांसफार्मर की जो लौह कोर में लेमिनेट करने का प्रयोजन है, निम्नलिखित घटना होता है, तो ईडी करंट, भावर धारा हानियां, ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट आपका है, दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर का जब पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निम्नलिखित में सही नहीं है, तो ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समान फेज अनुक्रम, समान आवृत्ति, समान वोल्टेज अनुपात, समान केवीए रेटिंग, सेम फेज सीक्वेंस, सेम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, सेम वोल्टेज रेशियो और सेम केवीए रेटिंग, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन के लिए रेटिंग से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, केवीए रेटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, अनुक्रम मतलब फेज सीक्वेंस RYB जो सीक्वेंस है वो समान होना चाहिए, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सेम होनी चाहिए, और ट्रांसफार्मर आवृत्ति को चेंज नहीं करता है, और यह क्या होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो, वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दी गई आकृति को पहचानिए, दी गई आकृति को पहचानिए। यहां पर डायग्राम दिया हुआ है और बताना है कि इसमें
कौन सा होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर, कॉइल, चोक, रियोस्टेट। ठीक है, तो ये आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, किसका, ये ऑटो ट्रांसफार्मर। और ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कमेंट करके बताइए। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच, एक परिणामित्र एक युक्ति है, परिणामित्र एक युक्ति है। तो यहां पर ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है, एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, ये गलत होगा। एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है, तो दिष्टकारी, कौन, दिष्टकारी, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। ठीक है, कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, डीसी को एसी में परिवर्तित करती है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पर वर्क ही नहीं करता है। अगर डीसी सप्लाई से उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी जो वाइंडिंगे हैं वो जल जाएंगी। ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है, ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है। यहाँ पर दिया है कि स्टेप अप एंड डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट। तो स्टेप अप डाउन एसी विभव और धारा, वोल्टेज का ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है कि वह वोल्टेज को घटाता है और बढ़ाने का कार्य करता है करंट के सापेक्ष में। ठीक है, बिना आवृत्ति को चेंज किए। और यहाँ पर स्टेप अप डाउन डीसी, डीसी ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क ही नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर दिया है कि इफ द प्राइमरी पावर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैव ए 2:1 वोल्टेज रेशियो, इसका दिया है। ठीक है, इज 100 वाट, द सेकेंडरी पावर इज, एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है। ठीक है, जो प्राइमरी पावर है प्राइमरी के लिए वह क्या है, 100 वाट है, तथा विभव अनुपात 2 संबंध 1 है। तो द्वितीयक शक्ति क्या होगी, द्वितीयक शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर है और आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, 100%। ठीक है, क्या होती है, 100%। और आइडियल ट्रांसफार्मर उसे कहा जाता है वह ट्रांसफार्मर जिस ट्रांसफार्मर के में कोई लॉसेस नहीं होता हो, शून्य लॉसेस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्राइमरी जितना होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, पावर सेम होगा। तो कितना हो जाएगा इस कंडीशन में भी, इसके भी 100 वाट होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट वर्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। जब वाइंडिंग किया जाता है उसमें आपका वर्निश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाइंडिंग करने के बाद तो वर्निश के साथ लेपित जो रोधक है समान रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, समान रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर भावर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, भावर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, भावर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है कि विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। क्या होगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बिना पावर को चेंज किए और बिना आवृत्ति को चेंज किए यह आपके वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, जनरेटर क्या होता है कि जनरेटर ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल
राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। और डायनोमो डीसी उत्पन्न करता है, और डीसी मोटर जो है यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। और इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के नियमानुसार चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर दिया है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर ऑन द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर व्हील। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर तारों के घुमावों की संख्या में वृद्धि से होगी। तो जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे उसमें क्या होगा? तो टर्नों की संख्या बढ़ाने पर वोल्टेज का मान बढ़ेगा, और वोल्टेज का मान जब एसी में बढ़ता है तो करंट का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बढ़ाना है। तो टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो एसी में पावर फिक्स होता है, तो इसलिए वोल्टेज बढ़ने के कारण करंट का मान क्या होगा? घटेगा। तो द्वितीयक में करंट का मान क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर बी। और आपको बताना है कि यदि N2 ग्रेटर देन N1 होगा, N2 का मान N1 से ज्यादा होगा, तो वह ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव करेगा? स्टेप डाउन या स्टेप अप, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है, वह है। दिया है कि एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका प्रयोग संतुलित संकेतों को असंतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है, वह क्या है? ठीक है, तो विशिष्ट परिणामित्र के लिए जो असंतुलित संकेतों में संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने के लिए होता है, वो आपका होता है वॉल्यूम। ठीक है, संकेतक के लिए इंडिकेटिंग के तौर पे क्या किया जाता है? वॉल्यूम का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पर दिया है 100 वाट 200 वोल्ट का एक ताप दीप्त बल्ब 220 वोल्ट और 20 केवीए के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में जुड़ा है। ठीक है, श्रेणी में जुड़ा है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब विवृत परिपथ हो जाए, ठीक है, ट्रांसफार जो है वो विवृत यानी ओपन सर्किट हो जाए, तब वह बल्ब क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है कि तब वह बल्ब क्या होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पुनः एक बार रीड कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सौ वाट 220 वोल्ट का एक बल्ब है, उसे 220 वोल्ट और 20 केवीए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब आपको बताना है कि यदि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको ओपन कर दिया जाए, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाए? ओपन हो जाए, तो उस स्थिति में बल्ब जो होगा वह जो जल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके ग्लो पे देखिए, इसके कहने का मतलब है कि यहां पर एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के ये आपका ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट और 20 केवीए का। ठीक है, ये 20 केवीए का है और यहां पर एक बल्ब लगा दिया जाता है। प्राइमरी में क्या करना है? बल्ब लगाना। ठीक है, प्राइमरी के साथ श्रेणी क्रम में ये बल्ब जुड़ गया आपका। यहां पर सेकेंडरी मान लीजिए कि अगर लोड से जुड़ा है और लोड से जुड़ा होने के बाद ये आपका सर्किट ओपन कर दिया जाता है, सर्किट को ओपन कर दिया जाता है, तो आपको बताना है कि बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल्ब आपका क्या होगा कि सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा, सामान्य चमक से क्या करेगा? कम ग्लो करेगा, क्योंकि लोड पर जुड़े रहने से
ट्रांसफार्मर जब लोड बढ़ता है तो करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है, करंट का मान बढ़ेगा, और करंट का मान बढ़ने से करंट का मान बढ़ेगा, और जब लोड ओपन कर देंगे तो करंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट का मान घट जाएगा। उस स्थिति में सामान्य चमक से क्या हो जाएगा, बल्ब कम ग्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में बढ़ा करके आउटपुट के तौर पे देता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी हो गया। इसमें होता यह है कि वोल्टेज ज़्यादा होगा और प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा, कम। स्टेप अप बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर घटाता है। यहाँ पर N2 की जो संख्या होगी ग्रेटर देन किससे होगी, N1 से। टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो वो आपका N2 में ज़्यादा होगा तो स्टेप अप होगा, अगर N1 में ज़्यादा होगा तो स्टेप डाउन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिया कि प्राइमरी में पावर की अपेक्षा सेकेंडरी में पावर कम होती है। प्राइमरी में करंट की अपेक्षा सेकेंडरी में करंट सदैव अधिक होता है। प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होता है। तो क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी के टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। सेकेंडरी में टर्नों की क्या होती है, संख्या ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती है। ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां निम्नलिखित के द्वारा घटाई जा सकती है। तो वह आपका डिक्रीज द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, डिक्रीज द थिकनेस ऑफ लेमिनेटर, जो लेमिनेटेड कोर है उसकी मोटाई को घटा करके ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है, ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है मोटाई को घटा करके। ठीक है, क्योंकि यह टी स्क्वायर ये आपका मोटाई होता है, थिकनेस। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है। ठीक है, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर ए ट्रांसफार्मर इज, क्या होता है कंडीशन, तो आपका जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या कार्य है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या कार्य है, तो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का जो कार्य होता है वह आपका इंसुलेशन और कूलिंग देना, क्या करता है ट्रांसफार्मर में, कूलिंग के तौर पर उपयोग किया जाता है। और आपको बताना है यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इसका रंग कैसा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर और रंग कैसा होता है, और इसका बताना है कि फ्लैश पॉइंट कितना होता है, ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट कितना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट, और क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है, बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। ठीक है, तो बुखोल्ज रिले जो होता है ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोषों को आंतरिक दोष को दूर करने के लिए, जैसे किसी कारणवश ट्रांसफार्मर के तेल में एक्सपेंशन होना, हीट होना, तो ट्रांसफार्मर दो स्थिति में अगर तेल का स्तर घटने लगता है तो भी बुखोल्ज रिले क्या करेगा, वो अलार्म इंडिकेट करता है। और ट्रांसफार्मर में अगर अचानक हीट होगा, अचानक तेल का स्तर हीट होने से बढ़ जाएगा, उसके दौरान भी बुखोल्ज रिले इंडिकेट करता है। तो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोषों को बताता है। ठीक है, और आपको बताना है कि बुखोल्ज रिले कहाँ पर लगा होता है, किसके मध्य लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तो सेकेंडरी होनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? सेकेंडरी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड होना चाहिए, लघु परिपथित होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर जब से प्रयोग में न आ रहा होगा तो सेकेंडरी उसका क्या होना चाहिए? लघु परिपथ होना चाहिए। द्वितीय कुंडली को खुला रखा जाता है, द्वितीय कुंडली को खुला रखा जाता है क्योंकि ये सीटी है और इसका रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। ठीक है, और इसको जोड़ा जाता है सीरीज क्रम में, जोड़ा जाता है सीरीज क्रम में। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल होता है वह आपका फ्लक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टर्नों की संख्या, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी। तो आवृत्ति पर, फ्लक्स पर और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट A current transformer is used with which of the following instrument? करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के साथ किया जाता है? करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के साथ किया जाता है? तो एमीटर के साथ, वोल्टमीटर के साथ, बोथ 1 and 2, एक और दो, दोनों के साथ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्रोड का पटलन निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। ये तो आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड टू रेड्यूस, लेमिनेटेड टू रेड्यूस किसके लिए किया जाता है? तो यह आपका भंवर धारा और हिस्टेरिसिस दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर सेकेंडरी में वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि वोल्टेज बढ़ेगा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में, तो उसके करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि मतलब फुल लोड पर लॉसेस 1000 वाट है। कितना है? 1000 वाट है। तो आपको बताना है कि हाफ लोड पर हानि कितनी होगी। हाफ लोड पर हानि कितनी होगी? ठीक है, हाफ लोड पर हानि कितनी होगी? देखिए, एक ट्रांसफार्मर के फुल लोड पर लॉसेस कितना है? फुल लोड लॉसेस कितना है? तो आपका है 1000। कितना है? 1000। ठीक है, पूछा गया कि आधे भार पर हानि कितना होगा। आधे भार पर हानि कितना होगा? तो हाफ लोड लॉसेस इक्वल टू फुल लोड 1/2। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? हाफ लोड के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 250 वाट। कितना हो जाएगा? 250 वाट। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? डी ऑप्शन आपको क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है,
फुल लोड कितना है 1000 वाट, तो आधे भार पर कितना हो जाएगा 250 वाट। नेक्स्ट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? तो देखिए, कॉपर हानि जो होता है, कॉपर लॉसेस जो होते हैं, वो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है, क्योंकि कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट के होने से करंट का मान बढ़ता है, और जब लोड ट्रांसफार्मर पर बढ़ता है, लोड के बढ़ने के दौरान कॉपर लॉसेस का मान बढ़ता है। यह करंट पर निर्भर करता है, तो लोड बढ़ने से करंट का मान बढ़ता है। और आपको बताना है कि ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है? ठीक है, नो लोड खुला परिपथ या नो लोड टेस्ट किस लिए किया जाता है? ठीक है। नेक्स्ट, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वोल्टता कम होती है और धारा बढ़ती है और आवृत्ति स्थिर रहती है। ये तो आपका गलत होगा। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। और वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा? वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट का मान कम होगा। वोल्टेज बढ़ने पर करंट का मान कम होगा, और फ्रीक्वेंसी तो ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, तो नियत होगा। वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहता है, ठीक है। आगे पढ़िए, धारा कम होती है, केवीए कम होता है, और चुंबकीय बल बढ़ता है। इसके बाद दिया है कि केवीए आवृत्ति, सॉरी, केवीए कामा आवृत्ति, वोल्टता, तीनों आपका जो है वह तीनों बढ़ती है, ठीक है, तीनों बढ़ती हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, वोल्टता बढ़ता है, धारा का मान कम होता है, और केवीए मतलब आपका पावर तो फिक्स होगा ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर तो चेंज नहीं होगा, जितने केवीए का ट्रांसफार्मर होगा वह चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? दक्षता बढ़ाना, ताम्र हानि को कम करना, क्षरण धारा कम करना, वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, वोल्टेज रेशियो को लोड के अनुसार नियंत्रित करना, ठीक है। यह एक सिलेक्टर स्विच होता है, जो टैपिंग होता है एक सिलेक्टर स्विच होता है, जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज के साइड यह जुड़ा होता है, और उसके द्वारा हम लोग वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं उनके अनुपात में। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनुन्य प्रेरण, लेंज के नियम, स्वप्रेरण और फैराडे के नियम, ठीक है। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट कीजिए और बताइए कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। नेक्स्ट, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है? ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इसका पृथककारी ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर की तरह, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की तरह, वेरिएबल ट्रांसफार्मर की तरह और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तरह। आपको बताना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें सिंगल वाइंडिंग होता है, और यह आपका वेरिएबल ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, वेरिएबल ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, ठीक है, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है, ठीक है। इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है और सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट, एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? एकल, सिंगल फेज के द्वितीयक का
कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? सिंगल फेज का कुंडलन करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है? तो आपका फेरो के अनुपात पर, ठीक है, टर्न रेशियो पर, ठीक है। नेक्स्ट, एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहां पर धारा ट्रांसफार्मर का मतलब करंट ट्रांसफार्मर, सीटी का सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। करंट ट्रांसफार्मर का कभी भी सीटी ओपन नहीं होना चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में कौन सा कंडीशन होना चाहिए? ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सा शर्त होना चाहिए? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उसकी जो पोलरिटी है वह सेम होनी चाहिए। पोलरिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए पोलरिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में श्वसक यानी ब्रीदर का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल होता है जो नमी को सोखता है, आर्द्रता को सोखने का कार्य करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, तो आर्द्रता को सोखने का कार्य करता है। नेक्स्ट, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार किस प्रकार शेयर करते हैं? आपस में भार किस प्रकार शेयर करते हैं? आपस में भार किस प्रकार शेयर करते हैं? ठीक है, दो ट्रांसफार्मर जब पैरेलल के कंडीशन में हो तो आपस में लोड किस प्रकार आधार पर शेयर करते हैं, साझा करते हैं? तो आपका केवीए के निर्धारण पर, किस पर? केवीए रेटिंग पर, ठीक है, केवीए रेटिंग पर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना, सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना, ये दोनों होंगे। ये कह रहा है कि नहीं है। अतिरिक्त इंसुलेशन भी कार्य करता है, प्रेरक युग्मन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग, ये आपका गलत आंसर है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर ऑकर्स इन, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में होती है। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में होती है। किसमें होता है कॉपर हानियां? तो आपका वाइंडिंग में। किसमें होता है? वाइंडिंग में। वाइंडिंग ही कॉपर जो होती है वो किस वायर की होती है? सुपर इनेबल्ड कॉपर है। सुपर इनेबल्ड कॉपर, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उपयोग कॉपर के वजह से ही वाइंडिंग जो किया जाता है उसमें करंट का प्रवाह बढ़ने के कारण कॉपर में, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इन ए ट्रांसफार्मर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी, कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वह कितना होता है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वह होता है आपका अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वह अनंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
3 to 3 phase ट्रांसफार्मर कनेक्शन पॉसिबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन इज। समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन है। ठीक है, 3 to 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए पैरेलल ऑपरेशन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा स्टार टू डेल्टा स्टार, ठीक है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। ठीक है, डेल्टा स्टार, डेल्टा टू स्टार और डेल्टा, डेल्टा से स्टार से और डेल्टा से स्टार में। ठीक है, यही आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है, कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है, कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है। तो यहाँ पर बूशिंग, कौन सा भाग बाहर दिखाई देगा, बूशिंग। आपका सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी तो आपके कोर से कोर में किया जाता है और कोर ये आपके मेन टैंक के अंदर होता है, तो आपको क्या बाहर से दिखता है, बूशिंग। ठीक है, और यह आपका 2016 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। एसी सप्लाई पर ओनली, एसी डीसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर नॉन ऑफ। ट्रांसफार्मर जो है केवल किस पे कार्य करता है, एसी पर, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी पर केवल कार्य करता है। और इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी कितना है, और स्टैंडर्ड आपको बताना है कि मानक सप्लाई वोल्टेज कितना है, मानक जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कितना है इंडिया में, स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज जो है कितना वोल्ट है। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन। ट्रांसफार्मर जो है, आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए, निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 100%। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 100%। और नॉर्मल आपका कितना होता है, नॉर्मल आपका होता है 98%। ठीक है, और कहीं पर ये आपको 95% से 98% भी मिल जाएगा ऑप्शन में। तो आपको ये 98% होता है, ऑप्शन में अगर आता है तो 95 से 98 लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम होता है। और आइडियल में कोई लॉसेस नहीं होता है, तो आप यहाँ पर दिया है कि अधिक होता है, तो अधिक क्या लगाएंगे, यहाँ पर बी होगा कि बी मतलब 98% से अधिक होता है। ठीक है, और वैसे 100% होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। ट्रांसफार्मर के अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण आवश्यक नहीं है, कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में आपका जो होता है शीतलन द्रव के लिए कौन सा गुण आवश्यक नहीं होगा, अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध, बेहतर उष्मा चालकता। ठीक है, यहाँ पर निम्न शुड है लो विस्कोसिटी मतलब निम्न विस्कासिता, और उसके बाद हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता का अवशोषण। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर, हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण, और ये आपका नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का न्यूनतम फ्लैश होता है वो होता है आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यह आपका जो अधिकतम बहाव बिंदु है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक अम्लीयता के लगभग होता है ये। तो यहाँ पर हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण होता है, मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम आपके एग्जाम में यूपीपीसीएल का, चाहे यूपीपीसीएल जेई का हो, चाहे यूपीपीसीएल टीजी2 का हो, अब तो खैर कम हो गया, लेकिन आज भी यूपीपीसीएल में
नेगेटिव थिंकिंग के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है। तो ट्रांसफार्मर की समान ध्रुवता यहाँ पर निगेटिव क्या है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, समान वोल्टेज अनुपात, समान प्रतिशत प्रतिबाधा, समान प्रतिशत प्रतिबाधा, प्राइमरी वाइंडिंग में वर्त समान होने चाहिए, प्राइमरी वाइंडिंग में वर्त समान होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में वर्त समान होने चाहिए, मतलब टर्नों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है, सबसे उपयुक्त सामग्री है। कौन सा सबसे उपयुक्त सामग्री है आपका, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है, और आप हाई सिलिकॉन स्टील याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है, वोल्ट में, एम्पियर में, वोल्टमीटर में, वोल्ट एम्पियर में, वाट्स में। किस में किया जाता है, तो आपका किया जाता है वोल्ट एम्पियर में, ठीक है। वीए, केवीए और एमवीए, ठीक है। जनरली आपको केवीए मिलेगा, वीए भी होता है और एमवीए भी होता है, ठीक है। वोल्ट एम्पियर में, वाट किसका होता है, ये पावर का, वाट किसके लिए होता है, पावर का। एम्पियर किसके लिए होता है, यूनिट होता है ये करंट का। और वोल्ट किसका होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल का, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब जितने भी आपको क्वेश्चन है, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।